हाय पीपल, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। इस चैप्टर में वी आर डिस्कसिंग कि वो कौन सी चीजें हैं जो हिस्टोरियंस की हेल्प करती हैं पास्ट को फिगर आउट करने में। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमने इस चैप्टर को 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया था एंड इस पार्ट में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम रीजन्स एंड एम्पायर्स। ये जो अप्रोक्सीमेटली 1000 years की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी एम्पायर्स इमर्ज्ड और इन्होंने बहुत लार्ज रीजन्स कवर किए थे, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स थे। इनके बारे में हम आगे क्लास 7 की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हमें जनरली इन एम्पायर्स के बारे में कैसे मालूम पड़ता है? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रशस्तीज। हम क्लास 6 के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रशस्ति क्या होती है। दे आर लॉन्ग संस्कृत पोएम्स जो रूलर्स और उनके एम्पायर्स को डिस्क्राइब करती थी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसी प्रशस्ति का जो हमें मिली थी एक दिल्ली सुल्तान के बारे में, जिनका नाम था घियासुद्दीन बलबन। इन्होंने 1266 से लेके 1287 तक रूल किया था और प्रशस्ति में ये मेंशन्ड है कि ये एक बहुत ही लार्ज एम्पायर के रूलर थे। इनफैक्ट द प्रशस्ति स्टेट्स दैट बलबन्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब गजनी या गजाना इन द वेस्ट, to Goda, which is in Bengal in the east, and it also covered all of southern India, मतलब Dravid region। लेकिन historians का ये मानना है कि these are exaggerated claims, मतलब इनका empire actually इतना बड़ा नहीं होगा, ये बढ़ा चढ़ा के प्रशस्ति में लिखे जा रहे थे। Historians इसीलिए ये भी understand करने की कोशिश करते हैं कि rulers ऐसे false claims क्यों करते हैं कि वो इतने सारे regions को control करते थे। आपको याद होगा, हमने क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी हंटर्स गैदरर्स से। नाउ वीव कम टू द 700s। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टाइम के अराउंड बहुत सारे रीजन के अपने खुद के डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस हो गए थे, उनकी खुद की लैंग्वेजेस इमर्ज कर गई थी, उनके यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी और हर रीजन को किसी न किसी रूलिंग डायनास्टी से एसोसिएट कर सकते थे। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रीजन्स हैड बिकम वेल डिफाइंड। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। एक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, उनका कल्चर अलग होगा एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स, जैसा आज भी है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इमर्ज करती है कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, उनके जो एम्पायर्स थे, दे वर पैन रीजनल। इसका मतलब वो बहुत सारे रीजन्स कवर करते थे एंड सो दैट इम्प्लाइज कि मैक्सिमम एम्पायर्स में अलग अलग टाइप के रीजन्स इंक्लूडेड होते थे एंड नॉट ऑल ऑफ दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कुछ ज्यादा स्टेबल थे और ज्यादा सक्सेसफुल थे एज कम्पेयर टू दी अदर्स। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है। आमिर खुसरो एक पोएट थे और 1318 में उन्होंने ये चीज नोट करी थी, जिसमें ही हैज मेंशन्ड देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। इनमें से काफी लैंग्वेजेस तो ऐसी हैं जो आज भी हम उनका नाम जानते हैं, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलंगानी, मालाबारी, अवधी एक्सेट्रा, जिससे ये बात एकदम क्लियर होती है कि उस समय भी कितनी डाइवर्सिटी थी। आमिर खुसरो ने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी पर वो किसी रीजन को कन्फाइंड नहीं थी। ये एक ओल्ड लैंग्वेज है और कॉमन पीपल जो है वो इसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण्स यूज करते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया कि 700s के आसपास से ही रीजन्स काफी वेल डिफाइंड होने लग गए थे और उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग गई थी। और ये इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तब विजिबल हुआ जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। जब वो डिक्लाइन हुआ तो रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज कर गए और इसके बाद ये एहसास हुआ कि ये जो एरियाज हैं, ये जो रीजनल स्टेट्स हैं, दे हैड बीन अंडर मोनार्क रूल फॉर सो लॉन्ग। इसका मतलब उनके ऊपर इतने सालों से रूलर्स राज कर रहे थे और इतने बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स ने राज किया था कि इन रीजन्स का कैरेक्टर ही चेंज हो गया था। हर रीजन में कुछ ऐसी लेगेसी बची हुई थी जो उन रूलर्स की थी, उन एम्पायर्स की थी जिन्होंने उन पे रूल किया था। और ये हमें क्लियरली कैसे दिखा? क्योंकि इनमें से काफी सारे रीजन्स, उनके अपने अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशंस तो थे, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें भी थी जो इन सब में कॉमन थी, जो शेयर्ड थी। देयर वर मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस। तो हर रीजन ने इन 1000 years में ग्रो किया था, लेकिन आइसोलेशन में नहीं ग्रो किया था। काफी सारी चीजें ऐसी भी थी which were common across many regions. Why? Because the same empire had ruled over these regions. Now we come to religions. Religious front पे भी इन 1000 years में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। पहली बात, रिलीजन क्या होता है? इट इज अ कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं और एक मोर पावरफुल एंटिटी, एक ज्यादा पावरफुल एनर्जी में बिलीव करते हैं। और इसीलिए रिलीजियस बिलीव्स आर दोज बिलीव्स व्हिच आर क्लोजली कनेक्टेड विद हाउ लोकल कम्युनिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड सोशली एंड इकोनॉमिकली। किसी भी कम्युनिटी के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो उस कम्युनिटी के सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत इम्पैक्ट होता है। और जब भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस चेंज होती हैं, तो रिलीजियस बिलीव्स उसके साथ चेंज होते हैं। This period saw a lot of changes in Hinduism also, जैसे कि worship of new deities, construction of temples by royalty, and growing importance of Brahmins as dominant groups in the society. नए gods को worship किया जा रहा था। अब जो kings हैं, वो लोग temples construct करवा रहे थे और Brahmins और priests की social importance बढ़ गई थी।
ब्राह्मण्स को इसलिए और रिस्पेक्ट किया जाता था क्योंकि उनको संस्कृत टेक्स्ट आते थे, और जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कॉमन पीपल को संस्कृत नहीं आती थी। अब क्योंकि ब्राह्मण्स और प्रीस्ट को वैसे भी रिस्पेक्ट किया जाता था, तो जितने भी नए रूलर्स बन रहे थे जिनको स्टेचर चाहिए था, थोड़ा पावर और पोजीशन चाहिए थी, वो भी ब्राह्मण्स को पेट्रोनाइज करने लग गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट है। तो अगर वो भी अपने आप को ब्राह्मण से एसोसिएट कर लेंगे तो उनको लग रहा था कि उनको भी काफी वही रिस्पेक्ट मिल जाएगी जो ब्राह्मण्स को मिलती है सोसाइटी में। इसी पीरियड का एक और मेजर डेवलपमेंट था द इमर्जेंस ऑफ भक्ति। हमने क्लास 6 में भी भक्ति के बारे में पढ़ा था। ये एक बहुत ही लविंग पर्सनल रिलेशनशिप होता है अपने गॉड के साथ, जहाँ डिवोटीज कैन रीच देयर गॉड बिना प्रीस्ट के या बिना इलैबोरेट रिचुअल्स किए हुए। अब यहीं पे जान लेते हैं एक वर्ड का मीनिंग विच इज गुड टू नो। पेट्रन्स कौन होते हैं? An influential wealthy individual who supports another person। जब कोई भी wealthy influential इंसान किसी और को सपोर्ट करता है, स्पेशली आर्टिस्ट्स को या क्राफ्ट्स पर्सन, लर्नड मैन, नोबल्स, इन सबको, तो उसको पेट्रन कहा जाता है। इसी टाइम के अराउंड नए रिलीजन्स भी इमर्ज कर रहे थे। जैसे 7th सेंचुरी में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स सबसे पहली बार कुरान को इंडिया में लेके आए। कुरान इज द होली बुक ऑफ इस्लाम। बहुत सारे रूलर्स इस्लाम और उलमा के सपोर्टर्स थे। उलमा क्या होता है? लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स। और ये हमारी तरफ से टारगेट ट्रेजर पॉइंट। थियोलॉजियन क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज और इज अ स्पेशलिस्ट इन रिलीजन। तो उलमा एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनको इस्लाम की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। दे स्टडी द रिलीजन एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन इट। और जैसे कि बाकी रिलीजन्स में होता है, इस्लाम को भी उसके फॉलोअर्स ने डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया था। जैसे कि इसमें 2 डिविजन्स हैं, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स आर दोज फॉलोअर्स जो ये बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, ही वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और सुन्नी मुस्लिम्स वो फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने अर्ली लीडर्स की अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी। अर्ली लीडर्स को कहा जाता है खलीफास। इस्लाम में और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ मेनली इन इंडिया, जिसको कहा जाता है हनफी और शफी। और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस में भी डिफरेंसेस हैं। थियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। तो एज यू कैन सी, रिलीजन्स वर इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय देयर फॉलोअर्स। और अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमारे लिए टाइम इज सिंपल, कितना बज रहा है, लेकिन फॉर हिस्टोरियंस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स, आइडियाज और बिलीव्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और इसीलिए टाइम की जो स्टडी है ये आसान बन जाती है अगर हम पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें और फिर उसको उन सेगमेंट्स में पढ़ें। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड पीरियड्स। लेकिन पीरियड्स को किस बेसिस पे डिवाइड करें, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी टाइम में कुछ शेयर्ड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप उसको मिला के एक पीरियड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जब वो इंडिया पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इस डिवीजन का बेसिस क्या था कि सिर्फ रूलर का रिलीजन इंपॉर्टेंट है और कोई डेवलपमेंट्स और कोई चेंजेस मैटर नहीं करते। और ऐसा डिवीजन जो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट हो, ये फॉल्टी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे इग्नोर द डाइवर्सिटी ऑफ आवर सबकॉन्टिनेंट। ये और चेंजेस को अकाउंट में लेते ही नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम हिस्टोरियंस आज के टाइम में ये डिवीजन फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के हिस्टोरियंस किन फैक्टर्स पे पीरियड्स को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी पीरियड के अगर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, सो दैट बिकम्स वन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली सोसाइटीज एंड अर्ली किंगडम्स जो क्लास 6 में पढ़ा था हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफी एक जैसे थे। हंटर्स गैदरर्स से वो ग्रेजुअली एक सेटल्ड सोसाइटी में आ रहे थे और किंगडम्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। सो दैट वाज वन पीरियड। नाउ इन क्लास 7 वी विल स्टडी मिडिवल हिस्ट्री विच इज फ्रॉम 700 to 1750। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस तरह से पीरियड्स को कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैपेंड इन मिडिवल हिस्ट्री। पहली बात तो जितने भी पैस्टोरल लोग थे, नोमैडिक लोग थे या फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इनका नंबर काफी रिड्यूस हो गया था। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब सेटल्ड हो गए थे, और जितनी भी फार्मिंग सोसाइटीज थी उनकी सोसाइटीज बढ़ गई थी। There was also the emergence of regional and outside powers, मतलब invaders. Major religions जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम भी डेवलप हो रहे थे, और इसी बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी हमारे सबकॉन्टिनेंट पे आ गई थी। So as you can see, a lot of significant things happened in these 1000 years. बट बिकॉज इस पीरियड में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर सेंचुरी एक दूसरे से अलग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, 16th या 18th सेंचुरी वॉज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट फ्रॉम 8th और 11th सेंचुरी। इसीलिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ही मुश्किल है।
और फाइनली अ कंपैरिजन बिटवीन मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रोग्रेस या ज्यादा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। मिडीवल पीरियड किसी भी तरह से प्रोग्रेस या एडवांसमेंट में लैक नहीं कर रहा था। काफी सारी प्रोग्रेस और एडवांसमेंट हैपेंड इन द मिडीवल पीरियड। और कितना एडवांसमेंट हुआ था ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिकॉज सेवरल रीजन्स ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट प्रोग्रेस सो मच दैट दे अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इतनी प्रोग्रेस हो रही थी कि यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज है उनकी नजर पड़ी एंड दे ऑल्सो वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। इसी के साथ हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इट वॉज अ वेरी वास्ट चैप्टर जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज शो अस सम लव, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। I'll see you guys with the next chapter. तब तक के लिए stay safe और मजे में पढ़ाई करिए। Bye bye.